Welcome to Alien Agriculture World. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रियन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपका जनरल साइंस से रिलेटेड रहेगा। किसके लिए? हमारी जो आगामी परीक्षा है डीएचओ की और यूपी कैटेट के लिए, पीजी के लिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और वन बाय वन क्वेश्चनों को समझते हैं और सॉल्व करते हैं, और उनसे रिलेटेड कितने क्वेश्चन हैं हम उनको भी जानेंगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे 2021। तो 2021 में जो वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे था उसकी थीम क्या थी? तो हमारा पहला ऑप्शन है, वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड, बायोडाइवर्सिटी इज़ द फ्यूचर ऑफ लाइफ। थर्ड, प्रोटेक्ट योर इन्वायरमेंट। फोर्थ, सेव नेचर सेव फ्यूचर। तो हमारा इसका थीम्स क्या था? वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। अब वर्ल्ड बायोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। आपका 22 मई को वर्ल्ड बायोलॉजिकल डे मनाया जाता है। अब चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। ये हमारा कुछ इससे और इम्पोर्टेंट डे हैं। क्या है? इंटरनेशनल टी डे फर्स्ट, जो कि कब मनाया जाता है? 21 मई को। और अब की बार इसकी थीम्स क्या थी? टी एंड फेयर ट्रेड्स। उसके बाद सेकंड क्या है? इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है हर साल। और इसकी क्या थीम्स थी? फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। उसके बाद थर्ड डे हम देखते हैं कौन सा है? वर्ल्ड वाटर डे, जो कि हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। अब की बार की थीम क्या थी? वैल्यूइंग वाटर। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेसेस ऑन 4 फरवरी 1922 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो चौरी चौरा जो हमारा कांड हुआ था वो यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1922 में। तो पहला क्या है? अलीगढ़ ऑप्शन। सेकंड बरेली। थर्ड ललितपुर। और फोर्थ गोरखपुर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? जी बिल्कुल, गोरखपुर। गोरखपुर हमारा क्या है? सही आंसर है। तो जो हमारा चौरी चौरा कांड हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा था, किसके अगेंस्ट में हो रहा था? ये जो रोलेट एक्ट आया था, तो उसमें क्या किया था? इसमें जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ लोगों ने, उन्होंने क्या किया था? पुलिस स्टेशन जला दिया था। उस जलाने के बाद उसमें कितने 24 पुलिस वाले मर गए थे। तो इससे क्या हुआ? जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने अपना नॉन कॉपरेशन आंदोलन जो कि था वो रोक दिया था। ओके, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन 1873 हु वाज फाउंडेड सत्यशोधक समाज इन महाराष्ट्र। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी महाराष्ट्र में? कब? 1873 में। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट क्या है? ज्योतिबा फूले। सेकंड सावरकर। थर्ड भीमराव अंबेडकर। फोर्थ बाल गंगाधर तिलक। तो इस हमारा आंसर क्या है? ज्योतिबा फूले। तो हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में क्या इंपॉर्टेंट? पहला है ज्योतिबा फूले के बारे में। ज्योतिबा फूले ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? गुलाम गिर नाम था उसका। और इन्होंने किसके एक्शन में वर्क इन्होंने किस पे किया था? विडो रीमैरिज पे किया था, मतलब कि जो विधवा हो गई उनकी दोबारा शादी पर, और महिलाओं के एजुकेशन पर। और ये किसके? ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट थे, ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट थे ये। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? सावित्रीबाई फूले। आप लोग जानते होंगे, महाराष्ट्र में कई स्कूल इनके नाम से हैं। सेकंड हम देखते हैं कौन है? भीमराव अंबेडकर थे ऑप्शन में। तो ये क्या रह चुके थे? ये चेयरपर्सन थे हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था। और इन्होंने क्या किया था? ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों इन्होंने अटेंड किए थे। उसके बाद हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन दिया था, उन्होंने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।
उसके बाद इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो वैलेंटाइन जो सिरोल थे, इन्होंने इनको क्या कहा था? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो चलिए और देखते हैं फोर्थ कौन है? बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने एक बहुत बुक लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्या नाम है उसका? द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी इज क्लेम्ड? मतलब कि संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में कहा गया है? तो हमारा क्या है? आर्टिकल 352 है फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड क्या है? आर्टिकल 356। और थर्ड क्या है? आर्टिकल 360। और फोर्थ आर्टिकल 365। तो हमारा आंसर क्या है? 360। और जो कि एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो इससे और कुछ आर्टिकल 352 क्या होता है? आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी आपकी लगती है, और ये किस स्थिति में लगती है? जब कोई युद्ध हो, वार के समय, या तो इंटरनल एग्रेशन हो, आंतरिक कोई विद्रोह हो, तब लगती है। उसके बाद आर्टिकल 356 है, इसको स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, और इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ये कब लागू होता है? जब स्टेट क्या करे? संविधान का पालन ना कर रहा हो, संविधान के नियमों का पालन ना करे, तब ये स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगता है। उसके बाद क्या है? आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 के अंतर्गत क्या होता है? आर्टिकल 365 के ये भी एक तरीके का स्टेट इमरजेंसी, लेकिन ये तब लगता है जब स्टेट क्या ना करे? जब सेंटर के रूल और रेगुलेशन फॉलो ना करे। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये उसी के बारे में सब दिया गया है। आपको जो PDF में मिलेगा तो ये आपको रिवीजन करने में बहुत आसान रहेगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज सिचुएटेड इन। तो यूनेस्को का पहले हम देख लेते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम देखते हैं ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है हमारा पेरिस फ्रांस, या सेकंड दी हैग नेदरलैंड, थर्ड ऑप्शन है रोम इटली, फोर्थ है ब्रसल बेल्जियम। तो हमारा क्या सही है इसमें? हमारा सही है इसमें पेरिस फ्रांस। तो यूनेस्को कब ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1945 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। ये है हमारा पहला क्या है? ब्रसल बेल्जियम। तो ब्रसल बेल्जियम में किसका हेडक्वार्टर है? यूरोपियन यूनियन का। ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1933 में आपका। उसके बाद द हैग नेदरलैंड में क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1945 में ये भी इस्टेब्लिश्ड हुआ था। आपका यूनेस्को और ICJ, और उसके बाद जो आपका FAO है, ये तीनों कब इस्टेब्लिश्ड हुए थे? 1945 में। और FAO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? रोम इटली में। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन इन वर्ल्ड। तो सैफरन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है विश्व में? तो पहला ऑप्शन है हमारा चाइना, सेकंड ऑप्शन है हमारा इंडिया, थर्ड ऑप्शन है हमारा ईरान, फोर्थ ऑप्शन है हमारा जर्मनी। तो हमारा सही आंसर क्या है इसमें? ईरान। ईरान क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? सैफरन का। उसके बाद हम कुछ इंडिया से रिलेटेड देख लेते हैं सैफरन के बारे में। तो जम्मू एंड कश्मीर जो था वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? सैफरन का, जम्मू कश्मीर। उसके बाद इसको GI टैग भी मिला था सैफरन का। उसके बाद हम GI टैग से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। जो GI टैग है आपका वो कितने सालों के लिए दिया जाता है? इनिशियल 10 सालों के लिए। उसके बाद इसको क्या कर दिया जाता है? रिन्यू कर दिया जाता है दोबारा। और सबसे पहले GI टैग आपको किस पे मिला था? भारत को दार्जिलिंग टी पे मिला था, जो कि 2004 और 2005 में मिला था। GI टैग कब इफेक्ट में आया था इंडिया में? वो आया था 2003 में। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो एक्ट है आपका वो कब आया था? 1999 में। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 7th, जिसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैड चंद्रबरदाई रिटन। इनमें से कौन सी बुक चंद्रबरदाई ने लिखी थी? तो पहली बुक क्या है? रास रासो, सेकंड
प्रेम रासो, थर्ड पृथ्वीराज रासो, फोर्थ बाहुबली रासो। तो किसकी लिखी थी इन्होंने, कौन सी लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। अब सबसे बड़ी बात, ये चंद बरदाई थे कौन, तो ये कोर्ट पोएट थे, किसके, आपके, ये कोर्ट पोएट थे आपके पृथ्वीराज के। उसके बाद पृथ्वीराज ने 2 युद्ध लड़े थे आपके, 1191 में लड़ा था, कौन सा, तराइन का पहला युद्ध, जिसमें कि पृथ्वीराज जीते थे। और सेकंड जो युद्ध हुआ था वो 1192 में इन्होंने दूसरा युद्ध लड़ा था, जो कि तराइन का द्वितीय युद्ध है, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था। मोहम्मद गौरी पहला मुस्लिम सुल्तान था जिसने देश को मतलब आके यहाँ लूटपाट भी की, उसके बाद क्या किया, यहाँ स्थापना भी की अपनी। तो उसमें स्थापना करने के बाद वो दोबारा चला गया, अपने गुलाम को देके चला गया वो यहाँ का जो उसका सिंहासन था। उसके बाद में ही वो आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, गुलाम वंश की स्थापना की। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है, वेयर इज़ द वॉल्केनिक माउंटेन माउंट सेंट हेलिन लोकेटेड। तो जो वॉल्केनिक माउंटेन है कौन, माउंट सेंट हेलिन, वो कहाँ लोकेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चाइना, सेकंड है जापान, थर्ड है फिलीपींस, फोर्थ है यूएसए। तो हमारा जो माउंट सेंट हेलिन है ये कहाँ है, ये नॉर्थ अमेरिका में है। इसका मतलब ये आपका यूएसए में है, कहाँ है, यूएसए में आपका। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो इस ऑप्शनों से रिलेटेड कुछ हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या इससे बन सकते हैं। तो जो हमारा फिलीपींस है उसमें ऑप्शन में था, तो फिलीपींस से रिलेटेड क्या है, फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला, फिलीपींस मनीला है। उसके बाद यहाँ दो चीज़ों के हेडक्वार्टर पाए जाते हैं, दो आपके, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है यहाँ, और सेकंड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है। उसके बाद जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ से एक वैरायटी डेवलप की गई थी जो है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन ज़्यादा होती है, विटामिन ए के लिए जाना जाता है। विटामिन ए का क्या नाम कहा जाता है, रेटिनॉल कहा जाता है विटामिन ए को। उसके बाद आपका रेटिनॉल, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो, और चाइना की बीजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज़ द स्मॉलेस्ट इन टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। तो जियोग्राफिकल एरिया के अनुसार भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी कौन है। तो पहला ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सेकंड ऑप्शन है लक्षद्वीप, थर्ड है दमन एंड दीव, फोर्थ है पौंडीचेरी। तो हमारा आंसर क्या है, लक्षद्वीप। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो हमारा जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है वो क्या है, राजस्थान, और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, कच्छ, गुजरात। कच्छ जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की, वो सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद जो हमारा स्मॉलेस्ट स्टेट है वो कौन है, गोवा। उसके बाद हमारी लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। उसके बाद हमारा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, माही, पौंडीचेरी में है जो कि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए गुप्ता रूलर। इनमें से कौन सा गुप्ता रूलर है। तो पहला है वीमा कार्डफिसेस, सेकंड विक्रमादित्य, थर्ड धनानंद, फोर्थ डी आपका कनिष्क। तो आंसर पहले से लगा हुआ है विक्रमादित्य। उसके बाद विक्रमादित्य को और क्या कहा जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय। धनानंद कौन था, धनानंद क्या था, नंदवंश का आपका संस्थापक था, और ये कब था, सिकंदर के समय में था, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद धनानंद को किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, और किसके साथ मिल के हराया था इसने, जो आपके कौटिल्य थे, कौटिल्य के सहयोग से। तो हम इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो कनिष्क के बारे में हम देखते हैं। कनिष्क ने क्या किया था, सकेरा को स्टार्ट किया था, कभी स्टार्ट किया था, 78 AD में। इसको सेकंड अशोक भी कहते थे। सेकंड अशोक इनको क्यों कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने बुद्धिज़्म का प्रचार किया था। इन्होंने 4th काउंसिल हेल्ड की थी, किसकी, बुद्धिस्ट की, जो कहाँ हुई थी, जम्मू एंड कश्मीर में। और इसी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में आपकी
जो बुद्धिज्म है हीनयान और महायान में डिवाइड हो गया था। उसके बाद वीमा कदफिसेस, ये कौन था? ये कनिष्क के पिता थे, कनिष्क के पिता थे। उसके बाद आप विक्रमादित्य के बारे में मैंने आपको बताया, ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहा जाता था, और इन्हीं के समय में पहला चाइनीज़ पिलग्रिम आया था, जिसका क्या नाम था? फाइयान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेंटिंग ऑफ भारतमाला वाज ओरिजिनली पेंटेड बाई। तो भारतमाला पेंटिंग किसके द्वारा पेंट की गई थी? तो हमारा पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड क्या है जेमी रॉय, थर्ड क्या है नंदलाल बोस, फोर्थ क्या है अविनान्द्र नाथ टैगोर। तो हमारा आंसर है अविनेंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें जेमी रॉय जो थे ये भी एक पेंटर ही थे। उसके बाद नंदलाल बोस, इन्होंने क्या था, ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने स्कॉलर प्राप्त की थी सबसे पहले। उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो अविनेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने जो ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट था जहाँ से नंदलाल बोस ने सबसे पहले क्या किया पाया था, स्कॉलर, फर्स्ट स्कॉलर थे जो नंदलाल बोस जिस स्कूल से, वो किसने फाउंड किया था? अविनेंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद आपका जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इनके द्वारा 2 किताबें लिखी गई हैं, बहुत महत्वपूर्ण 2 किताबें लिखी गई हैं। किताबें तो इनके द्वारा बहुत लिखी गई हैं। तो पहली क्या है गीतांजलि, और सेकंड काबुलीवाला। इनको और क्या कहा जाता है? इनको बार्ड ऑफ बंगाल कहा जाता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। तो मतलब किस आर्टिकल के अनुसार जो भारत का संविधान है उसके किस आर्टिकल के अनुसार जो हमारा देश है भारत में एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होगी किसकी? कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल की। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं अपने। फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 148, बी ऑप्शन है आपका आर्टिकल 110, सी ऑप्शन है आर्टिकल 343, डी ऑप्शन है आर्टिकल 124। तो हमारा आंसर है इसमें आर्टिकल 148। और उसके बाद कैग के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट आप जान लीजिए। कैग का टेन्योर क्या होता है? 6 ईयर का होता है, और मैक्सिमम एज 65 ईयर, ये कैग का होता है। आर्टिकल 110 क्या है? ये मनी बिल के बारे में बात करता है, और कोई बिल मनी बिल कब होगा? जब वो स्पीकर द्वारा उस पर साइन कर दिया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 343 क्या होता है? ये ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है, जो कि बताता है हिंदी जिसकी लिपि देवनागरी है वो हमारी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद हमारा जो आर्टिकल 124 है ये किसके बारे में बात करता है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है आपका। उसके बाद इसी का उल्टा कर दीजिए, 214 जो है आपका वो हाई कोर्ट के बारे में बात करता है, हाई कोर्ट के बारे में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आपका लिखा हुआ है, आपको PDF नोट्स में आराम हो, आपको नोट्स ना अलग से बनाना पड़े, उसके लिए ये आपका दिया गया हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द प्रोविजन ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कैन द भारत रत्न नॉट यूज्ड एज द प्रीफिक्स एंड सफिक्स टू द रिसिपिएंट्स नेम। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया है कि जो आदमी मतलब व्यक्ति भारत का अगर भारत रत्न पाता है तो उसके नाम के आगे पीछे नहीं यूज कर सकता है? तो हमारे ऑप्शन क्या है? आर्टिकल 17(2) पार्ट 2, आर्टिकल 16 का पार्ट 2, आर्टिकल 18 का पार्ट 1, आर्टिकल 19 का पार्ट 1। तो हमारा आर्टिकल इसका क्या आंसर है? आर्टिकल 18 का 1। तो हमारा जो आर्टिकल 14 to 18 है वो क्या है? राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड है। उसके बाद जो आपका 19 to 22 है वो क्या है? राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है आपका। चलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इससे देखते हैं। तो ये जो आपका दिया गया है मैंने आपको बताया, आर्टिकल 19 to 22 क्या है? राइट टू फ्रीडम है आपका। उसके बाद आर्टिकल 17 का पार्ट 2 जो है वो क्या है? राइट टू अनटचेबिलिटी दी गई है।
उसके बाद आर्टिकल 16 का पार्ट 2 क्या है, राइट टू इक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, क्रीड, रेस एंड कलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या है। तो पहला ऑप्शन है मीटर, बी क्या है मिलीमीटर, सी क्या है किलोमीटर, डी क्या है सेंटीमीटर। तो ये चारों जो हैं ये क्या है, ये मापने के ही एक तरीके हैं लेंथ को, लेकिन जो एसआई यूनिट है इसकी वो क्या है, मीटर है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। आपका जो मास है, मास का क्या होता है एसआई यूनिट, किलोग्राम। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब ज्योति जो आपकी इंटेंसिटी है लाइट की, तीव्रता, ज्योति तीव्रता का, उसका क्या होता है, कैंडिला। उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर। टाइम का क्या होता है, सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियन डिस्क्राइब द क्विट इंडिया मूवमेंट एज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। तो इसमें से कौन हिस्टोरियन जो इतिहासकार था उसने क्विट इंडिया मूवमेंट को स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहा था। तो हमारे ऑप्शन क्या है, जॉर्डन जॉनसन, बी क्या है डेविड अर्नाल्ड, सी क्या है पीटर राबो, डी क्या है एफ.जी. हचिनसन। तो हमारा आंसर क्या है, एफ.जी. हचिनसन। क्विट इंडिया मूवमेंट को स्पॉन्टेनियस मूवमेंट इन्होंने कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वेस्ट फॉलोइंग रिवर। तो इनमें से कौन सी रिवर है जो वेस्ट फॉलोइंग नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पेरियार, सेकंड ऑप्शन है भरतपुजा, थर्ड ऑप्शन है पाम्बा, फोर्थ ऑप्शन है ताम्रपानी। तो हमारा कौन सा इसमें सही है, जो हमारा ताम्रपानी है वो सही है। ताम्रपानी कहाँ है, तमिलनाडु में है, जो कि आपकी क्या है, ईस्ट फ्लोइंग है। उसके बाद जो पेरियार है और भरतपुजा है और जो पाम्बा है आपकी, ये कहाँ से है, केरला से है, और आपकी क्या है, वेस्ट फॉलोइंग। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड। तो हमारी जो लूनी नदी है ये कहाँ से है, राजस्थान से निकलती है, ये क्या है, एपिमेरल रिवर है आपकी। उसके बाद जो पेरेनियल रिवर है हमारी, वो कौन सी, पेरेनियल मतलब जो पूरे वर्ष बहती रहे, कौन है, गंगा है, यमुना है और ब्रह्मपुत्र है। एपिमेरल के माने क्या होता है, जो निकलने के बाद रास्ते में विलुप्त हो जाएं, तो वो क्या होती हैं, एपिमेरल रिवर होती हैं। उसके बाद हमारी वेस्ट फॉलोइंग रिवर, मैंने आपको बताया ही ये तीनों वेस्ट फॉलोइंग है और कहाँ से हैं, केरला से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोग्राम्स हैज़ बीन स्टार्टेड बाय उत्तर प्रदेश टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग फैसिलिटी फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इनमें से कौन सी स्कीम है जो उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट की है, किसके लिए, फ्री कोचिंग फैसिलिटी के लिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रज्ञान भारती, सेकंड क्या है, अभियुदय, सी क्या है, यूराइज, और डी क्या है, नवीन रोजगार छतरी योजना। तो हमारा आंसर क्या है, अभियुदय, ये हमारा आंसर है। यूराइज भी आपकी किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आपको हमारी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात और, अपना फीडबैक देना ना भूलें। और एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।